अस्सलाम वालेकुम। आज पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन और साबिक सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी ने पहली बारी नवाज शरीफ के लिए एक टाइम लाइन दे दी है। बदीन में बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, वॉच दिस। मियाँ साहब, अब तो जजों ने कह दिया है, अब जिसे कहते हैं कि अब आपको जाना पड़ेगा, चाहे आज जाएं, 15 दिन बाद जाएं, 2 महीने बाद जाएं, 3 महीने बाद जाएं। मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं। आप मार्च का इंतजार कर रहे हैं ताकि मार्च में आप सेनेट ले सके। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा, इतने आप कंफर्टेबल ना हो। पहले भी मैंने आपसे सेनेट लिया है और इंशाल्लाह इस दफा भी आपसे सेनेट हम लेंगे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इन्विजन कर रही है कि इलेक्शन जो है वो मार्च से पहले यानी इसी साल हो जाएंगे, तभी उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो मुसलसल लगी हुई हैं इस बात पे कि किसी न किसी तरह वो रोज़ एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दें और अपने वालिद मोहतरम के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर दें। एक उन्होंने कुछ ट्वीट्स की और उनके जवाब में जो पैनामा पेपर्स लीक करने वाले जर्नलिस्ट हैं उनके रोए रवा ने एक उनके जवाब भी दिए। मरियम ने ट्वीट दी कि पैनामा इज क्रैप, और क्रैप का अगर एक मिनट ठहरे हटाएं जी, अगर क्रैप को मैं उर्दू में तर्जुमा कर दूं तो पैमरा मेरा शो बैन कर देगी। आज आज़ादी सहाफ़त वाले दिन ही मेरा शो बैन हो जाएगा। अब आप सारों पे लाजिम है कि क्रैप को जाके लुगत में चेक करें, इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी में चेक करें कि क्रैप का मतलब क्या है। फिर आपको पता चलेगा कि ये समझते क्या है सारों को, पूरी जुडिशरी को, पूरे वकला को, इंटेलिजेंशिया को, इन सारों को। वो कहती हैं कि पैनामा इज क्रैप, ट्रैश इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दोज रिलाइंग ऑन इट टू ब्रिंग डाउन नवाज शरीफ विल बाइट द डस्ट इंशाल्लाह। उन्होंने उनको जवाब मिला कि ट्रैश इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, 150 investigations, audits and investigations, Panama Papers in 80 countries. खुदा का खौफ कर, अकल नु हाथ मार। Panama Papers were never about corruption. ये अब मरियम साहिबा फरमा रही हैं। Even the stealers and hackers, read originators didn't say it was, losers in imminent danger. आगे से जवाब मिला, sorry to tell you, Panama Papers are all about corruption. We found an astonishing number of corruption cases in the documents and all real. और ये चैलेंज है मरियम के लिए। और फिर उनका जर्नलिज्म isn't about bringing down a government, it is about telling the truth, like it or not. The Panama Papers isn't only about Pakistan, by the way. और साथ ही आज अदालत ने जो रैप्टे मारे हैं, मैं तो समझता हूँ कि रैप्टे ही पड़े हैं, क्योंकि शरीफ आदमी के लिए यही रैप्टा होता है, उसको फिजिकल कोई नहीं होता, उसको ज़ुबान से, जुमले से ही बोला जाता है। आला अदालत के आला जजेस ने क्या कहा, जैसे जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि जीआईटी के मामले पर अदालत के साथ गेम खेलने की कोशिश हो रही है। आपको एक वकील की हैसियत से क्या लगता है कि नून लीग अदालत के साथ कोई गेम खेलने में कामयाब हो सकती है? और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि वो जीआईटी के अराकीन की खुद तश्कील देगी। ये मज़ीद रैप्टे पड़े हैं आज यानी नून लीग को, जो अभी तो थोड़े दिन पहले मिठाइयाँ बांट रहे थे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सकर से जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब, फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सीनियर रहनुमा हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मुराद सईद साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शोला बयान हैं, यंग हैं, हमारी यूथ की आवाज़ हैं। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मोहसिन बेग साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, जिना अखबार के रोए रवा हैं, ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के हैं, और आजकल शुक्र है पाकिस्तान के दौरे पर कुछ दिन के लिए आए हुए हैं। ये भी उसी तरह बातें हैं पाकिस्तान जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ आते हैं कभी कभी। सरदार कोसा साहब, हमें जरदारी साहब की स्टेटमेंट के ऊपर बताइएगा, ये 15 दिन 2 महीने मैक्सिमम, इसका मतलब क्या है? कि क्या प्रेसिडेंट जरदारी कन्विंस्ड हैं कि मियाँ नवाज शरीफ करप्ट हैं और उनको जाना पड़ेगा? देखिए, सिर्फ करप्ट ही नहीं है बल्कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क भी हैं वो, इसलिए जाना तो उनका हर लिहाज से ठहर चुका है। और ज़्यादा खौफनाक मैं समझता हूँ पानामा लीक से भी ज़्यादा ये जो डॉन लीक है ये उससे भी ज़्यादा खौफनाक है। और जिस तरह से अभी आपने तसादम की शक्ल देखी है,
सूरत देखी है अस्करी क़यादत अफवाज पाकिस्तान के साथ जो अब इन्होंने शुरुआत कर दिया खिलवाड़ एक किस्म का कि ये जो है कहते हैं राना सनाउल्लाह के जिसने ट्वीट किया उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी ट्वीट और जो ये प्रेस रिलीज़ थी ये आर्मी चीफ की तरफ से थी और ये आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से थी, ट्वीट भी और ये भी, और ये राना सनाउल्लाह कहता है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और जनाब क्या नाम है ये इंटीरियर मिनिस्टर साहब चौधरी निसार अली खान साहब कहते हैं कि ये ट्वीट जो है ये जमहूरियत का कत्ल है, आइन का कत्ल है, कानून के ख़िलाफ़ है। और फिर उन्होंने तो मरियम सफदर की जो ट्वीट्स हैं किया उसमें क्या उन्होंने कहा कि इनकी खोसा साहब, मरियम सफदर की जो ट्वीट्स हैं क्या वो मेघना कार्टर लिख रही हैं दोबारा आके? मैं तो यही कह रहा हूं कि जिस अंदाज से अभी उसकी तरफ भी मैं आ रहा था, अभी जरा नीचे से शुरू हुआ था ऊपर की तरफ, तो ये एक पूरे जो महाज आराई की ये कर रहे हैं, इनका जाना मेरा ख्याल में ये इस साल से पहले ही इनका जाना भी ठहर जाएगा और इलेक्शन भी होगा। ये मार्च के ख्वाब छोड़ दें। देखना इन्होंने मार्च का ख्वाब अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए 15वीं तरमीम में भी 1999 में कौमी असम्बली से पास करवा लिया था। मोहतरम नवाज शरीफ साहब अमीरुल मोमिनीन बनते और इनकी फरमान के ताबे आइन और कानून हो जाता, और वो 12 नवंबर 1999 बीच में आ गया और वो मार्च 2000 ना आ सका, बगरना ये 15वीं तरमीम मंजूर करवा के अमीरुल मोमिनीन बन जाते। और अब भी ये समझते हैं कि हमारी पूरी 4 तारीख को जो कैंपेन शुरू कर रही है इनके खिलाफ, उसमें इतनी शिद्दत होगी कि वह हुकूमत के लिए पहिया जाम कर सके। देखें अभी 4 इसी मई से जो हम शुरुआत कर रहे हैं मीनार पाकिस्तान से, उसमें आप देखिएगा वो तो माशाअल्लाह जवाब आं गज़ल है। जो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब पंखा लेकर और वहाँ बैठ गए थे मीनार पाकिस्तान पर वापडा के ख़िलाफ़ और बिजली के बहरान के ख़िलाफ़, और इन्हीं की याद दहानी के लिए हम ये भी बताएंगे कि वो 6 माह में आपने नाम अपना तब्दील किया या नहीं किया। बिजली का बहरान कम करना तो एक तरफ है, 12 घंटे शहरों में और उससे भी ज़्यादा जो है देहातों में लोड शेडिंग हो रही है, गैर एलानिया लोड शेडिंग भी। और जो आलामान यहाँ जब हम आए हुए हैं, जितना यहाँ सक्कर और इधर हो रहा है, आप सोच नहीं सकते हैं कि आवाम किस तरह बिलक रही है। तो ये यहाँ से शुरुआत होंगी इंशाल्लाह। आप देखेंगे तसलसल के साथ जो है हम पहिया जामबी की तरफ भी जाएंगे और हम आवाम में पूरी उजागर कर देंगे। और आप देखें कि आज जो कुछ इन्होंने किया है, मीडिया का आज दिन है और आज ही 2 चैनल इन्होंने बंद किए हैं। खुशखबरी आपको माशाअल्लाह। और आपने अभी जिस तरह इंट्रो में कहा कि अगर मैंने ये इसका कचरा इसका जवाब दे दिया कि ट्रैश और इसका स्क्रैप का क्या मतलब है, तो शायद मेरा शो आपका बंद हो जाए। इनसे यही तवक्को हो सकती है, क्योंकि ये माशाअल्लाह असल में वो मुझे समझ में आता है, बोल और पाक चैनल को जो बंद किया उसकी मुझे वजह समझ में आती है। वो क्योंकि उनके ऊपर ये पहले दिन से इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट उनकी बैकिंग पे है, तो बोल के लाइसेंस को आज बंद करके एक्चुअली इन्होंने DGISPR की ट्वीट का जवाब दिया है। वो तो बात मुझे खोसा साहब इतनी सी समझ आ रही है बस। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब जिस तरफ ये तसादम की तरफ चल निकले हैं, उसमें अब इनके तहत मिलिट्री एक्ट आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो है उसी जो डॉन लीक है उसी पर ये प्रोसिक्यूशन इनके खिलाफ होगी, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट जो है वो उसके स्केड्यूल का हिस्सा है और ये दफ़ा 3 में काबिल मुआखज़ा है, ये जुर्म बनता है। ये मोहतरम नवाज शरीफ से शुरू होगा। देखिए जो कौमी है यानी जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी पर, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है और उस पर जो है कौम पूरी तरह चाहेगी कि अगर ये हिंदुस्तान के और पाकिस्तान की फ़ौज को इस तरह से ये तजलील और रुसवा करते हैं, जो हमारी बैरूनी सरहदों की भी और हमारे पाकिस्तान की अंदरूनी खलफशार को भी जो कंट्रोल कर रही है, और जिसका मजबूती होना भी पाकिस्तान की मजबूती, और हमें फ़ख्र है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज हमारी इस वक्त पाकिस्तान की है अल्हम्दुलिल्लाह। उसको मजमूम कमज़ोर करना ये मोहतरम नवाज शरीफ जो कर रहे हैं, ये एक बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। और ये मिलिट्री आर्मी एक्ट 1952 के तहत इनको जो है नवाज शरीफ से शुरू होगा, मरीम नवाज पे जाएगा,
क्योंकि मरियम नवाज इंचार्ज थी उस जो मीडिया सेल है, और फवाद हसन फवाद, और ये जो इन्होंने स्केप गोट बना के चंद वो तहसीन को, राव तहसीन को और तारिक दिया है, ये कौम तस्लीम नहीं करेगी। इसे सब ने मुस्तरद किया है, और जो आर्मी की जानिब से आया है वो भी उन्होंने कहा है कि ये जो है इनकम्प्लीट। मैं मानता हूं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया टोटल। मुराद सईद साहब, सवाल ये पैदा होता है कि आप हर ज्यादती और गलत चीज़ के खिलाफ आप आवाज़ उठाते हैं, आपकी पार्टी आवाज़ उठाती है, आपके चेयरपर्सन आवाज़ उठाते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आपके कई वोटर हों या आपके मुखालफीन हों, वो सारे इस बात के कायल हैं कि तहरीक इंसाफ के बगैर ये प्रेशर होना ही नहीं था, ये बनना ही नहीं था जो आज बना हुआ है हुक्मरानों के ऊपर। अब मरियम सफदर जो हैं, बारहा उन्होंने जो ट्वीट्स की हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स की, राइवेंट से भी, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस से भी, ये तो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के खिलाफ वर्जी कर रही हैं वो। आप लोगों ने अभी तक उनको क्यों नहीं चार्जशीट किया अदालत के अंदर, या कोई FIR नहीं कटवाई आर्मी एक्ट के तहत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशिर साहब, एक तो ये ट्वीट से आपके प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था, तो जिस तरह इनको रोज़ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, वो कहते हैं कि हम तालिब शोहरत है, हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम न होगा। तो इनका तो शेवा ये है कि रोज़ाना कल जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा इनको, अगर थोड़ी सी भी शर्म होती, आपने देखा कि एक ट्वीट करती है, उसका जवाब आता है, फिर ये भी कहा जाता है कि पानामा पेपर जो है वो करप्शन के ही हवाले से हैं, फिर एक ट्वीट आता है, और जब उसके साथ वो मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर है और डॉक्यूमेंट्स के साथ वो जर्मन सहाफ़ी ट्वीट कर देता है, तो फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। कल ये मनाजिर आपने देखे। अब जरा मैं आता हूं डाल लीक्स और पानामा लीक्स मुमासिलत क्या है और हमने इसके ऊपर क्या किया है। देखिए मुबशिर साहब, कल आपने भी शायद आपकी नजरों से गुजरा हो, कल मैंने कौमी असम्बली में एक करारदाद जमा कर दी है कि ये जो डाल लीक्स की रिपोर्ट है इसको पार्लियामेंट में पेश की जाए, क्योंकि हमेशा हुकूमत ये तो कहती है कि पार्लियामेंट बालादस्त है। तो जनाब, आपने दो बंदों को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश तो की, लेकिन हमें वो गद्दार चाहिए जिसने खबर तरतीब दी। और फिर कड़िया किससे मिलती है? वो जो इंफॉर्मेशन वाइबर कॉल्स और व्हाट्सएप कॉल्स की हमारे सामने आ रही है। तो मेरे ख्याल से खबर तरतीब देने वाला जो है वो वजीर आजम हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो मुबशिर साहब, आप मुझे जरा बताइए कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर हाउस अगर सिक्योरिटी रेस्ट बन जाए, और एक दिन पहले वो सज्जन जो नवाज शरीफ का सज्जन जंदाल आया हुआ था, उससे एक दिन पहले आप कौंसल तक रसाई आपसी मांगी जाए, आप कौंसल रसाई ना दो, अगले ही दिन सज्जन जंदाल जो है जिसके पास इस्लामाबाद और लाहौर का वीजा होता है वो मरी आ जाता है, और मरी इंतजामिया को भी आप बेखबर रखते हो और आप उसको प्राइम मिनिस्टर लेवल का प्रोटोकॉल देते हो। फिर शहजादी साहिबा मैदान में आ जाती है 24 घंटे बाद, जब मीडिया के ऊपर शोर उठता है। शहजादी साहिबा फरमाती है कि हमारे जाती ताल्लुकात है। तो ओ भाई, अगर आपके जाती ताल्लुकात है, वो मेरे मुल्क के अंदर किस चीज के लिए आया था? आप कम से कम मोदी जब आपके घर में आपकी बेटी की शादी के लिए आया था और 200 बंदों के साथ आया था, उससे पहले अफगानिस्तान में उसने पाकिस्तान के हवाले से जो जहर उगला था वो आपका जाती मेहमान बन गया। आपने मीडिया को नहीं बताया, आपने पार्लियामेंट को नहीं बताया। और कल एक भारतीय सहाफी ज्योति मल्होत्रा जो है उसने ये बताया है मुबशिर साहब कि ये कुलभूषण के हवाले से डील के लिए ये बंदा भेजा गया है। तो ये एक बड़ी खतरनाक चीज है। अब इन सब चीजों को मिला दीजिए, सज्जन जंदाल की पाकिस्तान आमद, मरी में प्राइम मिनिस्टर लेवल के प्रोटोकॉल के साथ आपके कम से कम जो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी रेस्ट, तो एक डान लीक्स था और एक सिक्योरिटी रेस्ट ये बन गया कि जिस शख्स के पास मरी का वीजा ही नहीं है वो मरी जाके बैठता है। तो इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है। अब हमने दूसरा एडजर्नमेंट मोशन भी मैंने खुद तहरीक इंसाफ की तरफ से डाला हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर खुद आके जवाब दे दे कि ये शख्स जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जहर उगलता है, उसके ट्वीट्स मौजूद है, वो पाकिस्तान आपका जाती मेहमान बन के आता है। तो वजह क्या है? हमें वो दिन भी याद है कि जब आप इंडिया गए थे तो हुर्रियत रहनुमाओं से मिलने की बजाय आप इस शख्स से मिलने गए थे। तो ये सारी चीजें, और एक मुमासिलत और भी है मुबशिर साहब कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के बच्चों के तजादात है बयानात में पानामा लीक्स के ये इस मेफेयर के फ्लड्स के हवाले से, इसी तरह तजादात है प्राइम मिनिस्टर साहब के बच्चों के ये सज्जन जंदाल के हवाले से।
शहजादी साहिबा फरमा रही है कि पुराने ताल्लुकात है और बेटा फरमा रहा है कि नहीं इतने पुराने ताल्लुकात तो नहीं है। तो मतलब एक तमाशा बना हुआ है। असल में मुबशिर साहब ये जहरी कातिल है। एक तरफ अगर पानामा लीक्स है जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा, 2 जज ने तो फैसला सुना दिया कि ये शख्स तो एमएनए बनने के काबिल नहीं है, ये तो झूठा है, ये तो करप्ट है, ये तो डाकू है, और 3 जजेस कह रहे हैं कि मजीद तलाशी ली जाए इसकी। अब जवाब वेरी क्या होगा? क्विकली, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, मैं जरा मेरे साथ रहिएगा, तवक्कुफ करें मुराद साहब। अपना मोहसिन बेग साहब को मैंने एक सवाल पूछना, बड़ा अहम सवाल है कि जब एपीएनएस ने यह कह दिया कि हम डॉन के साथ खड़े हैं, तो वजीर आजम ने एपीएनएस को डॉन का मामला भिजवा दिया। पहली बात तो यह है कि एपीएनएस के मंशूर में या मैंडेट में या मेमोरेंडम में यह शामिल ही नहीं है जो उनको भेजा गया। तो इसका मतलब है कि मियां नवाज शरीफ ने इसलिए उनको भेजा कि उन्होंने डॉन की हिमायत कर दी थी, और अगर यहाँ पे आईएसपीआर या कोई रिएक्ट करता है या कहता है कि गलत है, तो पूरा पाकिस्तान का मीडिया जो है वो उनका दुश्मन बन जाए। यार ये अपने इदारों के साथ जानबूझकर इतनी बड़ी साजिश। ये मोहसिन बेग साहब, आप तो सहाफी हैं, आपको नजर नहीं आ रहा? मुबशिर साहब बहुत शुक्रिया। एक्चुअली इस वक्त हालात कुछ इस किस्म के हैं कि ये दोनों गवर्नमेंट जो है अपने अस्करी अदारों के साथ एक जंग की कैफियत में नज़र आ रही है, और इन्होंने जो भी रिकमेंडेशंस नोटिफिकेशन जारी किया वो इसलिए रिजेक्ट किया गया कि इन्होंने पहले अंडरस्टैंडिंग अस्करी अदारों को दी थी, और वो मेरे ख्याल में जो हमारा सोर्स है वो तो ये कहता है कि चीफ ने कोर कमांडर मीटिंग में वो सारी अंडरस्टैंडिंग बता दी कि गवर्नमेंट जो है इस डॉन लीग के इशू पे ये नोटिफिकेशन और ये सजाएं या जो भी आप समझ लीजिए रिकमेंडेशंस करेगी। लेकिन उसके बरअक्स इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें वो सारी चीज़ें गायब कर दी गई, वो सारी सजाएं। अभी आप देख लीजिए तारक फातमी साहब को सिर्फ उन्होंने फॉरेन ऑफिस से हटाया है, वो आज भी एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, आज भी उनका स्टेटस वजीर ममलिकत का है, वो सारी प्रिविलेजेस यूज करेंगे, वो बदस्तूर वजीर ममलिकत की हैसियत से रहेंगे, उनको सिर्फ फॉरेन ऑफिस से हटाया गया। तो ये तो नहीं हो सकता कि एक शख्स इस तरीके से ऐसी खबरों में और ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जो कि फ्यूचर में हमें और हमारी कंट्री को कास्ट किया जाए, और हमारे दुश्मन का नैरेटिव जो वो कह रहा है पूरी दुनिया को, वो हमने खुद से कह दिया, और हमारे मुल्क के लिए एक मसला खड़ा होगा आने वाले दिनों के और सालों में। तो ऐसे शख्स को या ऐसे अशखास को आप प्रोटेक्ट करें, तो आप ये कहें कि जी आगे से रिएक्ट भी ना किया जाए। और एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि इस केस का मुद्दई हमारे अस्करी अदारे हैं, इसके कंप्लेनेंट वो हैं। अगर कंप्लेनेंट और मुद्दई को इंसाफ नहीं मिलता तो खोसा साहब बैठे हैं, उनका हक है कि वो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। तो इसमें तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं थी। ये समझते हैं कि इनको ना तो कोई शख्स अपोज करे, ना इनके फैसलों को कोई चैलेंज कर सके। ये जो चाहें, ये समझते हैं कि रियासत में बादशाहत इनकी है, जो चाहें ये करें। और इनके दिल में अस्करी अदारों के खिलाफ एक नफरत बहुत अरसे से मौजूद है। ये इस फौज को, इन अस्करी अदारों को, स्टेट के अदारों को ये तबाह करना चाहते हैं ताकि इनको कोई पूछने वाला ना हो। आप देख लीजिए जो हालात इन्होंने बनाए, तो क्या ये जो आज बने हुए हैं, क्या ये अस्करी इदारों को समझ नहीं आती मेरे इतनी बात? ख्याल में कोई ऐसी शख्सियत मौजूद है इस वक्त मुल्क में? जी बिल्कुल समझ आ रही है, इसीलिए उन्होंने रिएक्ट किया। मैं समझता हूं कि जैसे अभी आपने कहा कि शायद इलेक्शन इसी साल हो, मुझे तो इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। अगर ये हालात चलते रहे तो ये खाली शहीद नहीं होंगे, ये शहादत से ज्यादा कोई रुतबा ले जाएंगे ये सारे पॉलिटिशियन जो इस करप्शन में इन्वॉल्व हैं और जो मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं अपने दुश्मन मुल्क के साथ मिलकर, और इस फौज को, इस मुल्क के स्टेट के इदारों को कमजोर कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं उस मीडिया सेल के जरिए जिन्होंने ये डॉन लीग क्रिएट की। वो आज भी वो सेल ऑपरेट कर रहा है, मीडिया में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, इनके पास बजट भी बहुत ज्यादा है, और ये उन मीडिया को अपने ही मुल्क के स्टेट के इदारों के खिलाफ ठीक है। काम मौसम बेग साहब मेरे मजबूर साथ है। ही रहिएगा, मुराद सईद साहब, लतीफ खोसा साहब भी मेरे साथ हैं एक ब्रेक के बाद। ठीक है।
वेलकम बैक। लतीफ कोजा साहब, क्या ग्रेड 18 के अफसरान के सामने मुल्जिम के तौर पे पेश होने से बेहतर नहीं है कि मियां साहब इज्जत से घर चले जाएं? जी देखें, मुझे बतौर पाकिस्तानी शर्म आएगी कि मेरा वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो JIT, जिसके सामने उज़ैर बलोच भी और जिसके सामने दूसरे जेट ब्लैक टेररिस्ट भी या मुल्जिम पेश होंगे, चूँकि एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत ही JIT बनती है, उसमें देखें, या जो है प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत JIT बन के वो भी जो ऐसे मुल्जिम जो होते हैं या मुजरिम कह लें, जो कि आम कानून और आम तफ्तीशी के आगे नहीं जा सकते, उनके लिए JIT बनती है। मुझे बतौर पाकिस्तानी शर्म आएगी कि वज़ीर आज़म इस तरह से, तो बेहतर यही होगा कि कौम की गैरत और हमियत का भी यही मुतकाज़ी है कि वो मुस्ताफ़ी होकर अपना ये अपने आप को कानून के हवाले करें और इसको वो अपना फेस करें, जो भी प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन उनके ख़िलाफ़ होने जा रही है, और उसके बाद प्रोसिक्यूशन भी यकीनन होगी। क्योंकि आज अगर आप देखें, जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान ने जिन्होंने इनको लीज ऑफ लाइफ, मैं कहूँगा लीज ऑफ लाइफ नहीं, उन्होंने अपनी दानिश में कहा है कि इनकी मज़ीद जो है तफ्तीश भी होनी चाहिए, चूँकि तफ्तीश करना जो है तफ्तीशी अवामिल का जो है वो है। और ये चूँकि आर्टिकल 184 देखें 184(3) के तहत नहीं है, ये सिर्फ ये 187 आर्टिकल के तहत भी है और 190 आर्टिकल के तहत भी है। यानी तमाम इदारे रियासत के बशमूल वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ, तमाम इदारे, पुलिस, FIA, FBI, ISI, MI, तमाम IB, सारे इदारे जो हैं वो दे विल वर्क इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये लफ्ज़ हैं आइन के अंदर लिखे हुए। सो इसलिए ये वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है जिसमें ये किसी को भी बाला तरीन से लेकर तमाम इदारों को ये हुक्म दे सकते हैं कि आप इसका ये तफ्तीश करें, आप इसका ट्रेल ऑफ मनी ये जो है देखें, दुबई कैसे पहुंचा है, आप आगे पहुंचें, दुबई में ये गल्फ स्टील मिल कैसे बिकी, उसके कितने वाजबात थे, बैंकरप्सी में गई तो कुछ बचा या सारे डेटर्स के गए, और फिर क्या कुछ बचा था कि सऊदी अरब भेजा, और सऊदी अरब कैसे गया, वो क्यों कर गया, फिर सऊदी अरब की स्टील मिल कैसे बिकी, कितने में बिकी, कैसे हुआ, फिर वो पैसा जो है कतर कैसे पहुंचा, ये तमाम तरसील, फिर लंदन कैसे पहुंचा। और फिर साथ ही साथ अगर आप JIT की देखिए, फिर कहा गया कि 90 की दिहाई में जब ये इतने कम सिन थे, बच्चे कम सिन थे, तो इतनी ह्यूज दौलत इनके पास कहाँ से आई। यानी अगर आप वो भी देख लीजिएगा जो इन्होंने मिठाइयाँ बांटी, मैं हैरान हो रहा था कि ये मिठाइयाँ किस चीज़ की बांटे जा रहे हैं, जबकि 5 जज साहबान ने उसको फर्क नहीं पड़ता इसको किया है। सिर्फ एक आपको एक मैं सवाल पूछना चाहता हूं कोसा साहब, लेकिन मैं बताऊं ये आपके एक अपने सीनियर रहनुमा ने एक स्टेटमेंट दी है जो बड़ी मायना खेज है, और मैं उस पर आपसे तबसरा चाहता हूं कि चौधरी एतजाज हसन ने कहा है कि चौधरी निसार साहब में हिम्मत है तो मरियम नवाज की ट्वीट्स बंद करवाएं, क्योंकि सिर्फ ट्विटर पे वो एक्टिव नहीं बल्कि वो तो पूरा मीडिया और आपके फॉरेन अफेयर्स मैनेज कर रही हैं, उनको भला कौन रोक सकता है। इसकी जरा प्लीज वजाहत फरमाइएगा। देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि बगैर किसी ओहदे के, ना वो ऑफिशियली एडवाइज़र हैं, प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, ऑफिशियली एडवाइज़र भी नहीं है वो, उनकी कोई ऑफिशियल असाइनमेंट भी नहीं है, उनके पास कोई वो स्टार भी नहीं है जो उन्होंने डेकोरेट कर रखा हो अपने ऊपर के उनकी सरकारी, तो वो फिर भी इसके बावजूद हर चीज़ पर हावी हैं। तो यकीनी बात है कि वो ही डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिस तरह नीचे डिफैक्टो हमजा जो है चीफ मिनिस्टर है। तो इसलिए अब प्रॉब्लम तो ये है कि उसको निसार अली खान साहब कैसे मना कर सकते हैं। निसार अली खान साहब ने कह तो दिया कि ट्वीट सभी के लिए, तो उसमें तो मरियम बीबी भी आती थी, तो उनकी ट्वीट क्या रुकवा दी, उधर से कहते हैं उन पर तो तनकीद करते हैं, इसको रुकवा के देख लें। तो इसलिए बात यह है कि अब इसमें तो चूंकि इनका जाना ठहर गया है, तो अब ये सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अपना वो जो ब्रेव एक फेस जो है वो सामने रख के ये अब ऐसी हरकतें करते चले जाएंगे कि ये अपनी ही जाल में फंसते चले जाएंगे। और वो ये रहा है मुराद सईद साहब के, वो हम तो नहीं चाहेंगे, हम यकीनन। मुराद सईद साहब, पैनामा लीक्स में कई मुल्कों के हुक्मरान जो हैं उनको मुंह की खानी पड़ी और उनको घर जाना पड़ा, लेकिन यहाँ पे 2 सीनियर मोस्ट जजेस ने यह भी कह दिया कि वज़ीर आज़म ना सिर्फ करप्ट हैं बल्कि चोर हैं,
और गॉडफादर से उन्होंने जो बाल्ज़ेक को कोट किया, कहा कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज़ अ क्राइम, उसके बावजूद मरियम सफदर का यह कहना है कि ये आलमी साजिश है मियाँ साहब के ख़िलाफ़, ये कैसे होगी? देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि कल बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि जब मरियम नवाज़ ये ट्वीट कर रही थी तो उसी वक्त शायद उनको किसी ने बताया नहीं कि मोहतरमा माल्टा का वज़ीर-ए-आज़म जो है उसकी बीवी का नाम आया था पानामा लीक्स में, तो वो भी अर्ली इलेक्शन उसने कॉल कर दी है और वो घर चला गया है। अभी जब मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था और कोसा साहब की जो कह रहे थे कि बहैसियत पाकिस्तानी मुझे शर्म आ रही है कि मेरा वज़ीर-ए-आज़म JIT के सामने पेश होगा, तो मुझे कदीम यूनान का एक मुजस्सिमा साज था, उसने एक मुजस्सिमा बनाया था जो पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर हो गया, वो मुझे याद आया। मुजस्सिमा कुछ यूं था कि उसकी ना आंखें थी और न दिल था, तो लोगों ने पूछा और शोहरत उसको मिल गई, तो उसका मरकजी ख्याल कुछ इस तरह था और उसका थीम ये था कि ये उस सियासतदान का मुजस्समा है जिसकी आंखों में हया ना हो और जो शर्म से आरी हो इसलिए इसकी आंखें नहीं है, और जिसको कौम की आवाज़ सुनाई ना दे। असल में बात ये मुबशिर साहब कि अभी जब हम मरियम बीवी के हवाले से भी बात कर रहे थे कि वो किस कैपेसिटी में ये ट्वीट्स करती है, जब आपका वजीर दाखिला पाक फौज के तर्जुमान के ट्वीट के ऊपर तनकीद कर ले, जब वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह पाक फौज के तर्जुमान के बयान के ऊपर जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है और पॉलिसी स्टेटमेंट होता है फौज का, उसके ऊपर तनकीद कर ले, और मरियम बीबी के हवाले से जितनी बातें हुई, तो आपको पता है उनकी हालत आजकल क्या है। ये जो हम बातें कर रहे हैं उनको लग रहा है वो अभी टीवी लगा के देख रहे होंगे कि देखो मेरा जिक्र हो रहा है, उसको ये शोहरत समझते हैं। अब जिसमें शर्म ही ना हो, जिसको समझ ही नहीं आए कि जजेस ने आपको कह दिया है कि ओ भाई साहब आप झूठे हो, आप करप्ट हो, आप डाकू हो, आप झूठे हो। देखिए, ये सर्टिफाइड चोर अगर पाकिस्तान में इस वक्त कोई है जिसके हवाले से कहा गया है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, लेकिन उसको शर्म ही नहीं है। अब जिस किस्म के बयानात पे ये आगे हैं, जिस तरह की मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह की ये लोगों को धमका रहे हैं, जिस तरह के फौज के साथ ये टकराव और तजाद की तरफ जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? असल में ये नवाज शरीफ का हकीकी चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। ये जो आपने जुबान इनके मुंह से जो जुमले आजकल और जिस तरह के अपने मुखालिफिन को वो पुकारते हैं, ये क्या हो रहा है? ये असल नवाज शरीफ है। इसने तो शराफत का लुबादा ओढ़ा था। ये जो आज मीडिया ग्रुप पे पाबंदी लगा दी है, ये भी असल नवाज शरीफ है। ये तो उनकी पैदावार है। ये तो जमहूरियत का लुबादा ओढ़ के चैंपियन बना होता है। ये अब जब वो देखते हैं, हमारे पश्तों में कहावत है कि जब 20 पे अल्लाह का कहर नाजिल होता है तो उसको पर दे देते हैं। अब ये जो पर इनको मिले हैं ना, ये जो मरियम रोजाना ट्वीट करती है और इनका एक सेल बिठाया हुआ है 46 बंदी, जिसमें मेरे और आपके टैक्स के पैसे से वो सेल चल रहा है, जिसको ये स्ट्रेटेजिक मीडिया कम्युनिकेशन सेल कहते हैं, लेकिन हकीकत में जीजी ब्रिगेड है। वो गालम गलोच सेल इन्होंने बिठाया हुआ है। रोजाना पता नहीं कि शहजादी साहिबा की तारीफों और कसीदे पढ़े जा रहे हैं, पता नहीं कि मुल्क के हालात बदल चुके हैं, मुल्क में इनकलाब आ चुका है। इस किस्म की चीजें करके पैड लोगों को बिठा के ये कह रहे हैं और घर में आके खुश हो जाते हैं। अब मुबशिर साहब, आखिरी चीज जो एक आपके प्रोग्राम में पिछले हिस्से में मोहसिन साहब ने बात की थी, मैं दो चीजें उसमें ऐड करना चाहता हूं। ये डाल लीक्स के हवाले से देखिए, इनका ख्याल है जिस तरह मॉडल टाउन में इन्होंने लोगों को मरवाया पंजाब पुलिस से, ये पाक फौज को भी चाहते हैं और या समझते हैं, इनकी ख्वाहिश है कि वो भी पंजाब पुलिस की तरह बन जाएगा। और दूसरा ये कि मैं तो रोज जब लाजिस वापस जाता हूं बशीर साहब और मिलिट्री पुलिस की गाड़ी देखता हूं, मैं बड़ा खुश हो जाता हूं कि हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो शख्स बैठा हुआ है जिसने मेरे मुल्क के साथ गद्दारी की है, उसको लेने के लिए आए हैं। सुबह हो जाती है, कोई खबर नहीं आती, लेकिन इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब मिलिट्री कोर्ट्स में इन लोगों का ट्रायल होगा जिन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने इंडिया मैं इस पे आता हूं। इस पे मेरे पास एक बहुत जरूरी बात करने को है मुराद सईद साहब, बहुत ही जरूरी बात करनी है, और मैं आपको और पूरी पाकिस्तानी कौम को आईना दिखाना चाहता हूं। शायद सबको कुछ ना कुछ शर्म आ जाए। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आपको मैंने कहा था कि जब आप ब्रेक से आएंगे तो आपको एक खौफनाक चीज़ दिखाऊंगा। सिर्फ 45 सेकंड के लिए दिखाऊंगा, ज़्यादा लंबी नहीं दिखाऊंगा। शायद 20 करोड़ में से किसी को ख्याल आ जाए। याद करें मॉडल टाउन। वॉच दिस।
मेरा क्या कसूर था, मेरे घर भाई का क्या कसूर था? मोहसिन बेग साहब, 90 अफराद को गोलियां लगी उस दिन। पूरे शहर में कई घंटे फायरिंग होती रही और 14 लाशें गिर गईं, लोग शहीद हो गए और मॉडल टाउन केस के मुतल्लिक सारे भूल गए। बाकी जीआईटीज को कैसे याद रखेंगे? मुबशर साहब, आपने ये दोबारा फुटेज चला के यकीनन काफ़ी लोगों को गमज़दा किया। और ये कौम एक्चुअली इतने मज़ालिम सह चुकी है कि बेहिस्सी हो गई है। वरना तो मैं नहीं समझता कि लोग इस वाक़े को कभी भूल पाएंगे। बेगुनाह लोगों को जिस बेदर्दी से पुलिस ने ऐसे करप्ट लोगों के कहने पे कत्ल किया गया, शहीद किया गया, मैं समझता हूँ एक ना एक दिन इनको और इनकी औलाद को हिसाब देना पड़ेगा। और यकीन कीजिए, जब हिसाब देंगे और एहतसाब होगा तो वो बहुत सख्त होगा। और मैं तो बहुत बार कह चुका हूँ कि जितना पैसा इन्होंने इस गरीब मुल्क का लूटा है और जितना पैसा इन्होंने चोरी किया है, ये इनके काम नहीं आना। जैसे अभी मुराद सईद साहब और लतीफ़ खोसा साहब कह रहे थे, शर्म होती है शर्म वालों के लिए और इज़्ज़त होती है इज़्ज़त वालों के लिए। शुक्र अल्लाह का ये है कि ये चोरी के पैसों से खरीदी नहीं जा सकती ये चीज़ें, वरना तो ये सारी चीज़ें इन्हीं के पास होती है और हम जैसे गरीब इन चीज़ों से महरूम रह जाते। तो बेसिकली मैं पूरी कौम को ये कहना चाहता हूँ, ये कभी इनको कौम माफ़ नहीं करेगी। इनके दिन आने वाले हैं। ये इनका खाली जीआईटी तो मैं समझता हूँ बहुत छोटी चीज़ है। इनको पूरा हिसाब देना पड़ेगा। जितने पैसे इन्होंने चोरी किए, जो इस मुल्क से गद्दारी की, जिस तरीके से इन्होंने इस मुल्क के इदारों को तबाह किया। आप देखिए अखलाकियात हमारे मुल्क की कि आजकल इम्तिहानात के पर्चे भी 5,000 और 2,000 रुपये में बिक जाती हैं और सेंटरों में 15,000 रुपये में वीआईपी नकल भी होती है। वेरी क्विकली, 1.5 मिनट है मुराद सईद साहब, आपके पास 1.5 मिनट है। सानिया, मॉडल टाउन के ऊपर मुझे बता दें कि इन शुहदा को और जख्मियों को कब इंसाफ मिलेगा? देखिए मुबश्शिर साहब, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि पिछले सेशन में भी मैंने इसके ऊपर मैं कम से कम 50 दफ़ा कौमी असम्बली में रिकॉर्ड पे, और मैं आपके साथ वो शेयर कर लूंगा कि मैं मुतालबा कर चुका हूं कि उस रिपोर्ट को पब्लिक की जाए। पब्लिक नहीं करते, कम से कम पार्लियामेंट के अंदर पेश की जाए कि आप उस रिपोर्ट को क्यों दबा रहे हैं। असल में देखिए, ये इतना दर्दनाक सानिया था। आज भी वो गोलियों की आवाज जो है वो सबकी कानों में सुनाई दे रही है। सामने से खवातीन के ऊपर गोलियां चलाई गई थी मुबश्शिर साहब। और जो हमारा दूसरा जो एक मुगल आजम बैठा हुआ है शहबाज शरीफ, वो 24 घंटे बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि 48 घंटे बाद कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो खबर ही नहीं हुई, मैं तो बेखबर था। मतलब इतने बेहिस, बेशरम, बेगैरत बन चुके हैं ये लोग कि इनको किसी, लेकिन याद रखिए ये खून बहा है और जहां पे खून बहे ना, उसका एक न एक दिन उसका हिसाब देना पड़ता है। लतीफ खोसा ये साहब, देंगे, माजरत के इनकी साथ आने वाली नस्लें देगी। माजरत के साथ लतीफ खोसा साहब, 1.5 मिनट है और मुझे ये बताइएगा कि जब हर हिसाब हमने अल्लाह की अदालत में लेना है तो फिर यहाँ आप लोग वकालत और अदालतें किस बात की खोल कर बैठे हुए हैं? खोसा साहब, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? मेरा ख्याल है कि लतीफ़ खोसा साहब से मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया। मुख्तार साहब, वेरी क्विकली यही सवाल आपसे। मुबशर साहब, बेसिकली लॉ तो इस मुल्क में गरीब लोगों के लिए है। जो एलीट, जिनको सो कॉल्ड एलीट हैं, उनके लिए तो कोई कानून, कोई लॉ है नहीं। और ये जब जैसे लोग कहते हैं मार्शल लॉ को अपोज किया जाए, मैं भी कहता हूं अपोज किया जाए, लेकिन लॉ तो होना चाहिए। अगर मार्शल लॉ ना हो तो इन लोगों, ये तो अपने मुल्क को इस तरीके से इस मुल्क में ऑपरेट कर रहे हैं कि इनके लिए तो कोई लॉ है नहीं, कोई अदालत है नहीं। आप देख लीजिए अदालतों की कितनी ये इज्जत करते हैं, कई बार हमला कर चुके हैं, कई जजों को ये रद्दकोप कर चुके हैं। मैं वकील साहब से पूछ लेता हूं। वकील साहब, खोसा साहब, अगर हर जगह हमने यही दुआ करनी है कि अल्लाह की अदालत में इनका हिसाब हो जाएगा,
तो ये सानिया मॉडल टाउन के ऊपर, तो फिर अदालतों का और वकालतों का आप लोगों की क्या फ़ायदा लोगों को, मजलूमों को? जी नहीं मुबशर साहब, देखिए बिल्कुल ये भी यौम हिसाब इनका ये भी आ गया, और आप देखेंगे यही अदालतें इनको जो है इसी कत्ल के, मॉडल टाउन के कत्ल का केस जो एक कंप्लेंट भी चल रही है, सेशन कोर्ट में चल रही है, उसमें ये तलब भी होंगे और आप देखेंगे कि इनको सज़ा भी वही होगी जिसके ये मुस्तहिक हैं। अल्लाह के यहाँ इस देर, कानून के यहाँ देर भी ज़रूर है लेकिन अंधेर नहीं है, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। और इतना मौसर सबूत और शवाहिद इनके ख़िलाफ़ मौजूद हैं कि अब आप चूँकि इनके जाने के दिन आ गए हैं तो इनका ये मॉडल टाउन के केस में भी इनको पूरा कैफर किरदार तक यही अदालतें पहुँचाएंगी, आप फिक्र ना करें। बाकी रहा ये कि देखें अल्लाह के यहाँ भी देखें आप, अंधेर नहीं है, देर ज़रूर है। आप जिसने भुट्टो को फांसी लगाई थी उस शख्स का बिखरी थी हवा में नाश और हड्डी पसली तक नहीं निकली थी, और जिस जज ने मौलवी मुश्ताक ने सज़ा की थी उसे इसी दुनिया में इबरत का निशान बना था। मक्खियों ने उसकी लाश को काटा था और उसकी लाश नाकाबिल शनाख्त थी और भगदड़ में कई लोग मर गए थे। तो ये ना कहें कि इंसाफ नहीं होता, इंसाफ इस दुनिया में भी होता है और आगे भी इनसे बाज़पुरस होगी। आप देखेंगे नवाज शरीफ का भी जो हशर होने वाला है अनकरीब, ये अदालतें भी सजा करेंगी और ऊपर भी होगा इनसे बात। खोसा साहब आपका, मुराद सईद साहब आपका और मोहसिन बेग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चल तमाम पाकिस्तानियों से एक बात करना चाह रहा हूँ आज, और वो ये है कि सानिया मॉडल टाउन में शहदा जो थे वो कोई सियासी लोग नहीं थे, वो तो एक अपने रूहानी पेशवा के लिए उनके घर के बाहर जो तजावज़ात गैर कानूनी तौर पर हटाई जा रही थी उसके लिए वो सामने आके खड़े हुए थे। और जब हामिला ख़वातीन के ऊपर डायरेक्ट सामने से गोलियां चलें जो उनके दांतों में लगें, उनकी छाती में लगें और उनके सीने पे लगें और किसी को कमर पे गोली ना लगे, तो बर्बरियत और यानी खूरेज़ी की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। जहाँ बूढ़ों को, बच्चों को बेदर्दी से ज़दकूब किया गया, 90 अफराद को डायरेक्ट गोलियां लगीं, अल्लाह ने बचा लिया उनको, वरना 90 लाशें गिराने का उस दिन प्लान था। क्या कभी सानिया मॉडल टाउन के शुहदा को और उनके लवाहिकीन को हिसाब मिलेगा? क्या उनको जवाब मिलेगा? क्या उनको पता चलेगा कातिल कौन है और कातिल के साथ क्या होगा? और ये उसी वक्त होगा जब 20 करोड़ अवाम उठकर रंग व नस्ल से बालातर होके, मज़हब और फ़िरके और लसानियत से बालातर होके शुहदाए मॉडल टाउन के लिए हक मांगेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।